आज सारा देश स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मना रहा था। बस्ती में कई जगह तिरंगा लहरा रहा था। बच्चों अपने हाथों में छोटे छोटे तिरंगे लेकर खुशी से झूम रहे थे। नन्हा मासूम भरत अपने हाथ में एक छोटा तिरंगा लेकर एक कोने में खड़ा था। आज इतने सारे तिरंगे झंडों को देखकर उसे अपनी शहीद पिता का याद आ गई और आंसुओं की धारा बह निकली। उसके पिता विजय सिंह इंडियन आर्मी में एक बहादुर लेफ्टिनेंट थे। उन्हें राष्ट्रपति के कर कमलों से वीरता का पुरस्कार भी मिल चुका था। वे छुट्टी पर घर आने वाले थे। उनके घर वालों से मोबाइल पर बात हो रही थी। मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। भरत आपको बहुत याद करता है। कह रहा था पापा आएंगे, हम उनके साथ खूब खेलेंगे, बर्थडे भी मनाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अपने लाडले के साथ उसका बर्थडे मनाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। पापा जल्दी घर आ जाओ। हाँ बेटा, आ जाएंगे। भरत की मम्मी, अब हमें श्रीनगर के लिए निकलना होगा। मैं बाद में शाम को बात करूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय बाय। बाय। शाम को विजय का फोन नहीं आया। यहाँ घर पर टीवी के समाचार पर श्रीनगर में आतंकवादियों और सेना की भिड़ंत की खबर आ रही थी। सेना के जवानों ने कई आतंकवादियों को मार गिराया था। दूसरे दिन भरत को अपने पापा का बेसब्री इंतजार था। आज उसका जन्मदिन था। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। पापा आएंगे, गिफ्ट लाएंगे, फिर हम साथ में बर्थडे मनाएंगे। हाँ बेटा, चलो नहा लो, कुछ खा लो। कुछ समय बीत गया। मम्मी पापा कब आएंगे? आ जाएंगे बेटा, चलो खेलो। अचानक एक आर्मी की गाड़ी उनके घर के पास आकर रुक गई। मेरे पापा आ गए, मेरे पापा बड़ी गाड़ी में आ गए। आर्मी के जवान बाहर आए और उन्होंने तिरंगे में लिपटे हुए लेफ्टिनेंट विजय सिंह के पार्थिव शरीर को बाहर निकाला। यह दृश्य देखकर विजय सिंह के घर के सभी लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। भरत की मां के मुंह से चीख निकल पड़ी, नहीं। इसके बाद वह गिरकर बेहोश हो गई। विजय के पिता तो मूर्ति के भांति एक जगह पर खड़े ही रह गए। भरत का रो रो कर बुरा हाल था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भरत के जन्मदिन पर वे लोग उसके पिता को एक शहीद के रूप में तिरंगे में लिपटा हुआ देखेंगे। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। सबकी आंखों में आंसू थे। वह दृश्य आज भी भरत को बेचैन कर रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और उसकी नजर एक बच्चे पर पड़ी। उसके हाथों में दो छोटे छोटे तिरंगे थे। तेज हवा का झोंका आया और एक तिरंगा उसके हाथ से छूटकर उड़ गया। वह तिरंगा उड़ते उड़ते सड़क पर पहुंच गया। भरत को उसके पिता की कही हुई बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि हमारा तिरंगा हमारी आन बान शान है। तिरंगे का सदैव सम्मान करना चाहिए, कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए, उसे जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। इस बात की याद आते ही भरत उड़े हुए तिरंगे की दिशा में भाग निकला। उसने देखा तिरंगा सड़क के बीचों बीच पड़ा है। कई गाड़ियां उस सड़क पर से गुजर रही थी। वह बार बार यह सोच रहा था कि गाड़ियां कम हो जाएं तो मैं तिरंगे जाकर उठा लूं। जब सड़क पर जाने की कोशिश करता, कोई न कोई गाड़ी आ जाती। कुछ देर में गाड़ियां कम हो गई। वह दौड़ कर गया और उसने तिरंगे को उठाना चाहा, लेकिन फिर हवा ने उसकी मुश्किल बढ़ा दी। वह तिरंगा सड़क के बाहर जाते हुए घाटी के नीचे चला गया। भरत ने हिम्मत नहीं हारी। वह घाटी में नीचे उतरता चला गया। तिरंगा एक छोटे से पेड़ पर लटका हुआ था। उसने बड़ी कठिनाई से आखिरकार उसे पा ही लिया। तिरंगे को सीने से लगाए सड़क के किनारे तक आ गया। उसने तिरंगे को एक हाथ में पकड़कर उसे सैल्यूट किया। इसके बाद उसकी नजर सामने खड़े हुए एक आर्मी जवान पर गई। उस आर्मी के जवान ने भरत और तिरंगे दोनों को सैल्यूट किया। भरत ने भी उस आर्मी के जवान को सैल्यूट किया। बेटा, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम भरत विजय सिंह है। आप लेफ्टिनेंट विजय सिंह के बेटे हैं?
जी हाँ, क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? बेटा, उन्हें पूरा हिंदुस्तान जानता है। ऐसे परमवीर को भला कौन भूल सकता है। हम दोनों एक ही बटालियन में थे। आज आपके हाथों तिरंगे का सम्मान देखकर मुझे बड़ी खुशी मिली। जैसा उत्तम बीज होता है, वैसा ही उत्तम पौधा और फिर पेड़ तैयार होता है। सर जी, मेरे पापा कहा करते थे कि तिरंगे का सदैव सम्मान करना चाहिए। बेटा, वे सही कहते थे। तिरंगे के प्रति आपका यह सम्मान सचमुच बहुत ही सराहनीय है। तिरंगा शान ही हमारी जान है। जय हिंद, वंदे मातरम। एक गांव में एक गरीब किसान मोहन अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। खेती से जो कमाई होती वह उन पैसों में बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे। सर्दियों का मौसम था। लगता है इस साल भी फसल अच्छी नहीं होगी। क्यों चिंता करते हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ऐसा कब तक चलेगा। मैंने इसी समय के लिए कुछ पैसे छुपा कर रखे थे। उन पैसों से ऊन ले आइए, मैं उनके कपड़े बनाकर बेचूंगी। मोहन जंगल के रास्ते शहर जाने के लिए निकलता है। इतने में एक आदमी मोहन से टकरा जाता है। वो आदमी घबराते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मोहन देखता है कि वहाँ एक पोटली पड़ी है। लगता है ये पोटली उसी आदमी की है। अब कहाँ जाऊँ उसको खोजने को। चलो कल इसी टाइम आकर यहाँ दे जाऊंगा। तब जैसे ही अपने जेब में हाथ डालकर पैसे देखता है तो पता चलता है उसकी जेब फट गई है और पैसे कहीं गिर गए हैं। मोहन उदास होकर उस आदमी की पोटली लेकर वहीं से घर वापस चला जाता है। क्या बात है, आप तो बहुत जल्दी वापस आ गए। कहाँ है ऊन, मैं देखूं तो। मैं ऊन नहीं लाया क्योंकि पैसे कहीं गिर गए और ये एक आदमी की पोटली है जो मुझे मिल गई, रास्ते में गिरी हुई। हाय राम, अब क्या होगा, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। ऐसे कैसे कर दिया आपने। और इस पोटली में क्या है, आप इसे घर क्यों ले आए। किसी के कंगन हैं, इन्हें कल मैं वापस कराऊंगा। तभी सीता पोटली खोलकर उनमें से कंगन निकाल लेती है। कंगन तो बहुत सुंदर है, बस थोड़े पुराने हैं। अजी, मैं कंगन पहन लूं? जब आप वापस करने जाएंगे तो उतार दूंगी। चलो ठीक है। अब सो जाओ। अगले दिन सीता जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती है और कुल्हाड़ी से एक बार मोटी डाली पर करती है। वह मोटी डाली बस एक बार में कटकर नीचे गिर जाती है। अरे, ये कैसे हुआ? इतनी मोटी लकड़ी का पट्टा कट कैसे गया? इसे काटने में तो कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। सीता लकड़ी को इकट्ठा कर उठाकर ले आती है। यह लकड़ी के टुकड़े भारी क्यों नहीं लग रहे? लगता है ये कोई अलग पेड़ था जिसकी लकड़ियाँ बहुत हल्की हैं। सीता लकड़ियों को बेचकर उन पैसों से ऊन लेकर घर लौट आती है। सीता कपड़े बनाना शुरू करती है और फिर कुछ ही मिनटों में सारे कपड़े बनाकर तैयार हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? इन कपड़ों को बनाने में कई हफ्ते लग जाते थे। एक बार में कैसे सारे उनके कपड़े बन गए? उसी वक्त मोहन कमरे में आता है। अरे वाह, तुम इतनी जल्दी लकड़ी काट कर आ गई और कपड़े भी बना दिए। पता नहीं, पर लगता है कि ये सब किसी जादू से हुआ है। पहले इतनी मोटी डाली बहुत आसानी से कट गई और मैंने वो डाली जब उठाई तो मुझे भारी भी नहीं लगी, और अब ये कपड़े इतनी जल्दी बन गए। जरूर ये सब जादुई कंगन की वजह से हो रहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जादुई कंगन जिसके भी है, मुझे उसको ये वापस करना है। सीता वो कंगन उतार देती है और मोहन उन कंगन को लेकर जंगल में जाता है, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं मिलता। मोहन घर वापस आता है। सीता कंगन को दोबारा पहन लेती है। सीता कपड़े बनाकर बेचती गई और कुछ दिनों में ही एक घर बना लिया। ये देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगती है। अरे, ये मोहन इतनी जल्दी अमीर कैसे हुआ? चलो छुप कर देखते हैं। उस पड़ोसी ने कंगन का राज जान लिया और उसे चुराने के लिए मोहन के घर में घुस गया। जब मोहन और सीता सो रहे थे, तब वो सीता के पास जाकर उस कंगन को उतारने की कोशिश करने लगा, और जैसे ही उसने कंगन को छुआ
तो बहुत जोर का करंट का झटका लगा। ये कैसे हुआ? मुझे झटका कैसे लगा? चलो कोई नहीं, आज तो मैं ये कंगन चुरा कर रहूंगा। तभी वो दोबारा कंगन हाथ से निकालने लगता है और इसमें कामयाब हो जाता है। कंगन को लेकर घर से बाहर निकल जाता है और जैसे ही कंगन को हाथ में लेकर देखने लगता है, तभी वो कंगन अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं और हवा में उड़ते उड़ते अपना आकार बड़ा कर लेते हैं और उस पड़ोसी के ऊपर आकर गिर पड़ते हैं और वो कंगन पड़ोसी के गले में जाकर फंस जाता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो, माफ कर दो मुझे, ये कैसा जादू है? बचाओ, बचाओ मुझे। पड़ोसी की आवाज सुनकर आसपास के लोग बाहर आ जाते हैं। तभी मोहन और सीता भी आते हैं। पड़ोसी भागते हुए मोहन के पास जाता है और अपने किए पर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो मोहन, मैंने तुम्हारे जादुई कंगन चुराने की कोशिश की, जिसके कारण मेरी ये हालत हो गई। सीता कंगन को जैसे ही हाथ लगाती है, वो पड़ोसी के गले से निकलकर उसके हाथ में आ जाते हैं और वो दोनों पड़ोसी को माफ कर देते हैं। लेकिन मोहन के पास जादुई कंगन है, इसका पता सबको लग जाता है। एक पुजारी मोहन के घर आते हैं। कुछ दिन पहले ही मंदिर से माता के गहने चोरी हुए थे। उनमें से ये जादुई कंगन भी एक है। इनमें माता की शक्ति है जो आपके पास है। मोहन और उसकी बीवी माँ के कंगन पंडित को लौटा देते हैं और खुशी खुशी मेहनत कर कमाने लगते हैं। होशियारपुर नाम के गांव में अनीता अपने परिवार के साथ रहती थी। अनीता को सजने संवरने का बहुत शौक था। होशियारपुर में हर महीने में एक बार मेला लगता था, जिसमें अलग अलग गांव के लोग सामान बेचने आते थे। अनीता भी अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाती थी। आज तो बाजार में कुछ अलग ही रौनक है। देख, बहुत नए नए दुकान वाले आए हैं। हाँ वही तो, आज तो जमकर शॉपिंग होगी। अनीता सीता उस दुकान पर पहुँचते हैं जिस दुकान से हमेशा वह गहने लिया करती थी। पर अनीता को कुछ पसंद नहीं आता। अनीता की नजर पास के एक दुकान पर पड़ी। उस दुकान की रौनक कुछ अलग ही रहती है। हर चीजों में एक अनोखी चमक दिख रही थी। चाचा, कुछ सुंदर सुंदर झुमके और चूड़ियाँ दिखाइए। भोला उसे सुंदर सुंदर चूड़ियाँ और झुमके दिखाता है, पर अनीता की नजर दूर लटके हुए एक झुमके पर पड़ती है और वो भोलू चाचा से कहकर वो झुमके मांगती है। अनीता, भैया मुझे वो झुमके देना। बेटा, ये झुमके बेचने के लिए नहीं है। अनीता के बहुत जिद करने पर भोला वह झुमके अनीता को बेच देता है। दोनों सहेलियां अपनी खरीदारी कर घर लौट आती हैं, पर लौटकर अनीता खरीदे हुए सामानों को ट्राई करती है। सीता भी वहां खड़े होकर अपने खरीदे हुए सामान को ट्राई कर रही थी। तो सीता चुप रहती है, पर अनीता को कुछ सुनाई देता है। अनीता की पसंद तो बड़ी खराब है, ऐसे कंगन कौन पहनता है? यह क्या कह रही हो तुम सीता? तुम्हें मेरे कंगन पसंद नहीं आए? सीता हक्की बक्की रह जाती है, यह सोचकर कि जो बात उसने मन में बोली वह अनीता कैसे समझ गई। अरे मैं कुछ और ही बोल रही थी, मुझे माफ कर, मैं अपने घर चलती हूँ। कुछ देर के बाद अनीता बाजार जाती है। उसे पीपल के पेड़ के नीचे एक अनजान आदमी बैठा दिखाई देता है, जो अपने मन में कुछ कह रहा होता है। इस गांव के लोग पैसे वाले लगते हैं। आज रात को 2-4 घरों में चोरी करके यहाँ से फरार हो जाऊंगा। जैसे ही आशीष की नजर अनीता पर पड़ती है, वह पलट जाती है और उस दौरान झुमके अनीता के कानों से नीचे गिर जाते हैं। झुमके गिरते ही अनीता आशीष के मन की बात सुन नहीं पाती। सुनीता फिर जैसे ही झुमके कानों में पहनती है, उसे आशीष की बातें सुनाई देने लगती हैं। तो यह सब इन झुमकों के कारण हो रहा था। यह तो कोई जादुई झुमका लगता है, जो लोगों के मन की बात बताता है। अनीता गांव वालों को होने वाली चोरी के बारे में आगाह कर देती है। सारे गांव वाले रात को छुपकर आशीष का इंतजार करते हैं और आशीष पकड़ा जाता है।
पूरा गांव अनीता की तारीफ करता है। इस तरह अनीता गांव में होने वाले कई मामलों को यूं ही निपटा दिया करती। एक दिन अनीता की माँ अनीता से पूछती है, तुझे कैसे पता चल जाता है लोगों की मन की बात? माँ, मैं जब बाजार गई थी तब मैंने ये झुमके खरीदे थे। जब भी यह झुमके पहनती हूँ मैं लोगों के मन की बातों को सुन पाती हूँ। सरिता हमेशा से लोगों के मन की बातों को जानना चाहती थी। सरिता वह झुमके पहन लेती है और सज धज कर सुरेश के सामने जाती है। जी मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तुम तो हमेशा की तरह बहुत सुंदर लग रही हो। अपनी मर्जी की कपड़े पहनती है और मुझसे आकर पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, मैं आपके मनपसंद कपड़े नहीं पहनती हूँ। बहुत दिक्कत है ना आपको मुझसे? ठीक है, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगी। यह कहकर सरिता कमरे में चली जाती है। सुरेश घबरा जाता है। अरे सरिता को कैसे पता चल गया कि मैं उसके बारे में क्या सोच रहा हूँ? सुरेश सरिता को मनाने जाता है, पर वह जब भी मन में कुछ सोचता सरिता उसे सुनकर और गुस्से से लाल हो जाती। यह सब देखकर अनीता बहुत परेशान हो जाती है। क्या सोचकर यह झुमके लाई थी और यह क्या हो रहा है? इन झुमकों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, पर इसकी बुराइयां भी बहुत हैं। अगर हम यह सुनते रहे हमेशा कि कौन हमारे बारे में कितना बुरा बोल रहा है, तो इस तरह से तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सरिता और सुरेश की लड़ाई को सुलझाने के लिए अनीता सुरेश के पास जाती है और उन्हें इन जादुई झुमकों के बारे में बता देती है और उनसे कहती है, अब आप जब भी मम्मी के पास जाओ या ना भी जाओ, मन में हमेशा मम्मी के बारे में बहुत अच्छा ही अच्छा बोलना। मम्मी यह सब सुन पाएगी और आप दोनों की लड़ाई खत्म हो जाएगी। सुरेश ऐसा ही करता है और सरिता और सुरेश का झगड़ा खत्म हो जाता है। सरिता को समझ आ जाता है कि अगर वह झुमके पहने ही रही तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी और वह उन झुमकों को उतार देती है। मैं भी क्या बच्चों वाली हरकतें करने लग गई थी इन झुमकों के लिए। मुझे यह बात अच्छे से पता है कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। मुझे भी झुमकों की जरूरत नहीं है। झुमकों के कारण मेरे मम्मी पापा की लड़ाई हो गई। अनीता उन झुमकों को उन्हीं मेले वाले दुकानदार को वापस कर देती है।